हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम डिटेल लेवल पे एनालिसिस करेंगे कोटक फ्लेक्सी कैप फंड को। तो ये जो है ये एक मल्टी कैप फंड हुआ करता था पहले, इसका नाम कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड हुआ करता था और इसी लोगों ने लास्ट ईयर इसका नेम चेंज करके कोटक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पे इनका नाम रीनेम किया है, प्राइमरली बिकॉज सेबी गाइडलाइंस इनको एज पर गाइडलाइंस इन्हें फ्लेक्सी कैप मूव हुआ। और ये जो फंड है ये बेसिकली 2009 में ये आया था, ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स से ये पुराना फंड है और इसका हम डिटेल लेवल पे एनालिसिस करके समझेंगे कि क्या इसमें वाकई में आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं। और काफी सारे डाउट्स भी आते हैं जो यूजुअली जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके हिसाब से भी ये जो एनालिसिस है काफी यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि ये जो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे मैंने कहा, ये कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप इक्विटी फंड के नाम से जाना जाता था। और 2021 के जनवरी मंथ में जब सेबी ने नए रेगुलेशंस लगाए तो बेसिकली उन्होंने बोला कि कोई भी जो मल्टी कैप फंड है उसको अगर वो मल्टी कैप में रहेगा तो 25% ईच स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों में 25% ईच वेटेज में उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है तो उसे फ्लेक्सी कैप में निवेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोटक का ये जो स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है ये प्रीवियसली एक मल्टी कैप फंड हुआ करता था टिल दिसंबर 2020 और जनवरी में समवेयर इन जनवरी इन्होंने रीनेम करके इसे कोटक फ्लेक्सी कैप फंड किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके पहले दिसंबर 20 तक के हम इसकी कंपैरिजन मल्टी कैप के हिसाब से करेंगे और उसके बाद भी देखेंगे इसमें कुछ नेगेटिव या जो चीजें हुई। और यहाँ पे अगर मैं पास्ट की भी डेटा दिखाता हूँ टिल समवेयर अराउंड दिसंबर 20 तक का डेटा, तो ये जनवरी 2010 से लेके 2020 तक का डेटा है। तो यहाँ पे ऐसा एलोकेशन था, इसका लार्ज कैप में ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है, मिड कैप में ग्रीन कलर और येलो कलर से जो है स्मॉल कैप रिप्रेजेंटेड है। तो आप देखोगे कि टिल 2013 ये एक्चुअली एक मल्टी कैप की तरह बिहेव कर रहा था। आप देखो ये लगातार अपनी कॉल जो है स्मॉल कैप में येलो कलर की जो कॉल है या मिड कैप में इसकी कॉल्स जो है एक्टिवली ले रहा था, जबकि लार्ज कैप की एलोकेशन समवेयर अराउंड 52%, 43%, 77% इस तरीके से वेरी कर रहा था। जिस तरीके से मार्केट के अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर जिस तरीके की वैल्यूएशन हो रही थी, हाई वैल्यूएशन, लो वैल्यूएशन, वो वैल्यूएशन को पर्सपेक्टिव से रखते हुए, स्कोप देखते हुए इन्होंने अपनी एक्टिव कॉल ली, जो एक एक्टिव फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि वो एक 1% के आसपास की चार्जेस लेते हैं। तो वो इसी के लिए लेते हैं कि वो एक्टिवली कॉल ले पाए। बट 2013 के बाद आप देखो चीजें स्टेबल है। आप देखो समवेयर अराउंड 88% एलोकेशन इन लोगों ने लार्ज कैप में ली थी, जो घट के 72% हुई और समवेयर अराउंड 72 से लेके 88% के रेंज में होवर कर रहा है सिंस ऑलमोस्ट लास्ट 8-9 ईयर। जबकि एक्चुअली मार्केट में इस तरीके की लास्ट 9 साल से एक फंड मैनेजर अगर इस तरीके की कॉल नहीं ले पाता तो वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा सेफ प्ले कर रहा है। और सेफ प्ले जब वो कर रहा है तो एक फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सेफ प्ले करने की नहीं होती, उसकी एक एक्टिव फंड मैनेजर की तरह एक अल्फा जनरेट करने की भी होती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है फंड मैनेजर उस तरीके की रिस्क नहीं लेके एक फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा। तो ये जो है ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। आप देखो कि लास्ट 8-9 साल से इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हुए नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं रिसेंट की चीजें भी दिखाऊं लास्ट 1-2 साल के आसपास की भी, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि लार्ज कैप के अंदर कंसिस्टेंटली स्टेबल है और मिड कैप में एलोकेशन और स्मॉल कैप में भी एक स्टेबल्स है। तो अगर एक फंड मैनेजर इस तरह की एलोकेशन जो है चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत ज्यादा रीजन नहीं बनता। आप देखो कि अगर मैं 8-9 साल से एक फंड सेम ही स्टॉक्स होल्ड करता है तो मैं खुद ना वो सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लूं कि उस फंड के अंदर कौन से स्टॉक्स है और उसमें निवेश कर लूं, तो मैं 1% चार्जेस या 1% कमीशन क्यों दूं किसी फंड को। ये थोड़ा सा मुझे लगता है नेगेटिव है। और यहाँ पे एक चीज और देखने की है कि क्योंकि ये मल्टी कैप से मूव होकर फ्लेक्स कैप हुआ तो इन्होंने अपना बेंचमार्क भी चेंज हुआ। इन लोगों ने अपना बेंचमार्क चेंज करके निफ्टी 200 एक बेंचमार्क हुआ करता था, वहां से हटके ये निफ्टी 500 बेंचमार्क में आ गए। तो इससे क्या हुआ कि बहुत लोगों को लगा कि ये बेसिकली इन लोगों ने निफ्टी 500 से कंपैरिजन किया तो जरूर ये फंड जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि निफ्टी 500 की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली स्मॉल कैप को भी इंक्लूड कर लेता है। बट ऐसा नहीं है क्योंकि निफ्टी 200 और निफ्टी 500 में आप देखोगे रिटर्न्स बहुत वेरी नहीं करते, जबकि निफ्टी 200 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि निफ्टी 500 को ये बेसिकली एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि निफ्टी 500 जो एक अग्रेसिव इंडेक्स है उसको कंसिडर करके ये बेटर अल्फा जनरेट कर रहे हैं, शायद तभी ये जो है ये निफ्टी 500 के साथ अपना बेंचमार्क कर रहे हैं। बट ये जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ये अपने फ्लेक्सी कैप को जस्टिफाई करने के लिए निफ्टी 500 के साथ बेंचमार्क कर रहे हैं। ऐसा इन्होंने क्या स्मॉल कैप में एलोकेशन ली है तो वो नेग्लिजिबल एलोकेशन है। तो ये बेसिकली निफ्टी 200 जैसा ही बेसिकली अपने आप को निभा रहे हैं। इट्स जस्ट दैट इंडेक्स इन लोगों ने चेंज कर दिया है जो एक रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। वहीं अगर मैं एयूएम ग्रोथ देखूं तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप देखो ऑलमोस्ट 200 करोड़ का इनका एयूएम साइज हुआ करता था जनवरी 2010 में और वो बढ़ के ऑलमोस्ट 3000 करोड़ 33,400 करोड़ का हो गया दिसंबर 20 में। इतने बड़े एयूएम साइज तक ये ग्रो किए तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये परफॉर्मेंस जो है ये गिर जाता है एयूएम साइज ग्रो होने पे। तो पर्सनली मुझे लगता है कि लार्ज कैप के अंदर जो है या मिड कैप के अंदर जो परफॉर्मेंस डिटोरिएट बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आपके पास लार्ज कैप में जो कंपनीज है उनकी मार्केट साइज जो है बहुत बड़ी होती है तो वहाँ पे परफॉर्मेंस पे गिरावट इतनी नहीं आती। बट आप देखो कि फंड जो है इटसेल्फ जो है थोड़ा सा डॉर्मेंट हो गया। स्मॉल कैप में एलोकेशन वैसे भी नहीं ले रहा था सिंस 2013। आप देखोगे तो जब ये 350 करोड़ का जो एयूएम साइज है उसके बाद ये बहुत ज्यादा एक्टिव कॉल्स वैसे भी नहीं ले रहा था, स्पेशली इन स्मॉल कैप। तो इसलिए जो है इनके एयूएम साइज से बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ा है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट देखने की है कि इनका
पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, जो बेसिकली आप कितना फास्ट अपने स्टॉक्स को चेंज कर रहे हो, वो लगातार गिरा है। फ्रॉम 2011 आप देखो 161% से डिक्रीज होकर 132, 70, 44, 33%, 35%, 20%, 12%, तो ये लगातार डिक्रीज होता गया है। तो ये जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है, इसको हम दो साइड से देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर स्टॉक्स में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो या आप अपने स्टॉक्स को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हो, एक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की तरह आप अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हो, तो आप उन स्टॉक्स को होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म में, राइट। आप बहुत ज्यादा चर्निंग नहीं करते, तो आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर अपने आप गिर जाता है। बट पर्सनली मुझे लगता है कि इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इसको मैंने चार्ट पे भी दिखाया कि आप देखो ये जो चार्ट मैंने कलेक्ट किया है, तो ये जो चार्ट आप देखो कि टर्नओवर रेशियो जो है ये बेसिकली लगातार गिरा है, जबकि ये जो एयूएम साइज है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। एयूएम साइज जैसे जैसे इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे टर्नओवर डिक्रीज हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि फंड मैनेजर जो है ये बेसिकली जैसे जैसे फंड की साइज बढ़ रही है, एक तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो गिरा है, दूसरी चीज क्या है कि जब आपका एयूएम साइज बड़ा होता है तो बहुत ज्यादा आप जो है थोड़ा लिक्विडिटी को मैनेज करने की तरफ भी कोशिश रखते हो, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि आप लार्ज कैप में बेट ज्यादा लेते हो, और लार्ज कैप में जब आप बेट लेते हो तो लार्ज कैप की कंपनी थोड़ी स्टेबल होती है और थोड़े से कम ग्रोथ होती है, और निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के अंदर चर्निंग भी बहुत कम होती है रिलेटिव टू मिड कैप या स्मॉल कैप। तो इसलिए क्या कि आपकी ऑटोमेटिकली आपकी पोर्टफोलियो के अंदर जो टर्नओवर है वो अपने आप में कम हो जाता है। तो ये बेसिकली फंड साइज के साथ भी रिलेशन है। दूसरा चीज ये है कि आप अपने लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए भी लार्ज कैप पे एलोकेशन ज्यादा लेते हो, और इवन जब आपका एयूएम साइज बड़ा होता है तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप में उस तरीके की एक सब्सटेंशियल एलोकेशन नहीं ले पाते। तो ये तीनों चीजें जो है ये लार्ज कैप की तरफ ये टिल्टेड है, उस चीज को इंडिकेट भी करती है। और यहाँ पे अगर मैं आपको करेंटली भी सिचुएशन बताऊं तो ऑलमोस्ट 98% एलोकेशन जो है इक्विटी में, और ऑलमोस्ट 2.5% का जो एलोकेशन है वो कैश लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए अगर कोई रिडेम्पशन आता है तो। और मेजर एलोकेशन जो है लार्ज कैप में आप देखो ऑलमोस्ट 18 प्लस 58, ऑलमोस्ट 76-77% एलोकेशन जो है यहाँ पे लार्ज कैप में लिया हुआ है, और स्मॉल कैप में नेग्लिजिबल एलोकेशन। तो पर्सनली मुझे लगता है कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड सा बन गया है, और ऐसा नहीं कि ये रिसेंट टाइम में लास्ट 8-9 साल से ये पर्सनली मुझे लगता है कि एक फंड मैनेजर जो है एक बहुत अच्छी एक्टिव कॉल्स नहीं ले रहा है। और करेंटली मैं बात करूँ तो 48 स्टॉक्स है और टॉप 10 के अंदर ऑलमोस्ट 56% एलोकेशन है। तो ये बेसिकली लार्ज कैप की तरफ टिल्टेड है और कुछ सिलेक्टेड लार्ज कैप के अंदर ही ये इन्वेस्ट करके रखा है। और यहाँ पे अगर मैं इसका हिस्टोरिकल किस तरीके का एलोकेशन आप देखो, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा एलोकेशन रही है कंसिस्टेंटली 24%, 30%, 28, 26, 30। तो ये जो एलोकेशन की बढ़ती हुई नजर आ रही है 2018 में जो है मार्च 2019 में 38% एलोकेशन। पर्सनली मुझे लगता है कि जैसे जैसे बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया तो इसकी एलोकेशन अपने आप बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस बढ़ गई, और जैसे जैसे परफॉर्मेंस गिरा 26-27% के आसपास आ गई। इसके अलावा आप देखोगे तो एनर्जी के अंदर इनकी अच्छी एलोकेशन होती है, टेक्नोलॉजी के अंदर इनकी एलोकेशन रहती है। टेक्नोलॉजी के अंदर इन लोगों ने एक अच्छा मूव किया। आप देखो 2017-18 में इन लोगों ने जब आईटी में एक्चुअली मार्केट में एक अच्छा ग्रोथ होने लगा तो इन लोगों ने अपनी एलोकेशन बढ़ाई है। और इसके अलावा अगर आप देखो तो एफएमसीजी के अंदर भी इनका एक एलोकेशन है। तो ओवरऑल जो है फंड जो है कुछ सेक्टर्स में एलोकेशन अच्छी लिया है इन लोगों ने। स्पेशली पर्सनली मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के अंदर इन लोगों ने एलोकेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से लिया है, और इसके अलावा फाइनेंशियल और एफएमसीजी में इन लोगों ने एलोकेशन स्टेबली ले रखा है। फंड मैनेजर की बात करते हैं तो फंड मैनेजर जो है ये ऑलमोस्ट 2012 से हर्षा उपाध्याय जो है इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा वो जो है एक कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, कोटक टैक्स सेवर फंड, और कोटक ईएसजी अपॉर्चुनिटीज और कोटक मल्टी कैप, इन चारों को भी मैनेज करते हैं। और ये चारों जो है आई वुड से कि सबसे अच्छे फंड्स भी नहीं है और सबसे खराब परफॉर्मिंग फंड्स भी नहीं है। तो ओवरऑल फंड्स अच्छे हैं बट नॉट रियली इन द टॉप लीग फंड्स पर्सनली मुझे लगता है। और यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन देखें तो क्वालिफिकेशन डेफिनेटली इनकी अच्छे है, सीएफए है प्लस आईएम लखनऊ के पास आउट है। और इसके अलावा प्रीवियसली ये यूटीआई टॉप 100 और यूटीआई अपॉर्चुनिटीज जो काफी अच्छे फंड्स थे उनको भी मैनेज किए हुए। तो ओवरऑल फंड मैनेजर जो है अच्छे हैं और इन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया भी है। और यहाँ पे अगर मैं पीयर कंपैरिजन कर लेता हूँ तो पीयर कंपैरिजन में आपको थोड़ी सी चीजें नेगेटिव नजर आएंगी, वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 1 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न्स, तो ये ट्रेलिंग रिटर्न्स है। पर्सनली मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला कि आपको कैलेंडर रिटर्न्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए देन ट्रेलिंग रिटर्न्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए रोलिंग रिटर्न्स को। तो ट्रेलिंग रिटर्न्स में भी अगर आप देखो तो एक नेगेटिव चीज ये है कि उन्होंने लास्ट 1 ईयर और 3 ईयर दोनों जगह एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया। आप देखो अंडर परफॉर्मेंस वीज़ा-वी अगर आप कंपेयर टू पराग पारिक या एक्सिस फोकस फंड को काफी अच्छे फंड्स माने जाते हैं तो उनसे अंडर परफॉर्म किया। और वहीं अगर मैं बात करूं इवन यूटीआई फ्लेक्सी कैप और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, इनसे भी अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1 ईयर 3 ईयर्स में। 5 ईयर्स के रिटर्न्स फिर भी जो है बेसिकली 3 साल पहले जो 2 साल थे उनमें इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। इट इज जस्ट दैट लास्ट 1 ईयर और 3 ईयर के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से ओवरऑल 5 ईयर्स के रिटर्न्स जो है थोड़े नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये जो पिक्चर है इसको थोड़ा सा कैलेंडर रिटर्न्स में देख लेते हैं। तो कैलेंडर रिटर्न्स में अगर आप देखोगे तो कोटक फ्लेक्सी कैप जो ब्लू कलर से डिनोटेड
है, तो आप देखो कुछ साल इसने अपने कैटेगरी से अंडर परफॉर्म किया, जैसे कि 2012 में ऑरेंज कलर जो इनका कैटेगरी एवरेज है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, या पहले ये शायद मल्टी कैप कैटेगरी के जो फंड्स है उनके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो अंडर परफॉर्म किया है। 2012 में अगर आप देखोगे, या फिर इवन 2017 में आप देखोगे, फिर इवन 2015 में आप देख लो, या फिर 2020 में देख लो, 2021 में, जैसे मैंने कहा कि रिसेंट ईयर्स में इसका अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा रहा है 2020-21 में। और वही कुछ साल इन लोगों ने बेटर भी परफॉर्म किया है, लाइक 2030 या 2014 या फिर इवन 2016। तो इस तरीके के 2019 में भी इन लोगों ने स्लाइटली बेटर रिटर्न्स दिए। ओवरऑल फंड जो है कैटेगरी एवरेज के आसपास है, इट इज नॉट रियली द टॉप लीग परफॉर्मर या टॉप परफॉर्मिंग फंड। तो सबसे अच्छे फंड जो है इसमें मुझे लगता है कि पराग पारिक भी है। और मल्टी कैप कैटेगरी में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, तो आप चाहो तो वो वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल लेवल पे बताया था। बट इस फंड की अगर मैं बात करूं तो इस फंड ने बहुत ज्यादा शॉकिंग खराब साइड में या पॉजिटिव साइड में रिटर्न्स नहीं दिए, और उसका प्राइमरी रीजन ये है कि लोगों ने अग्रेसिव कॉल ही नहीं ली। अग्रेसिव कॉल अगर आप लेते हो तभी जाके आप बेटर या वर्स परफॉर्म करते हो, और अगर आप अग्रेसिव कॉल नहीं ले सकते तो फिर एज अ इन्वेस्टर मैं क्यों आपके फंड में निवेश करूंगा, राइट? अब मैं 1% कमीशन क्यों दूंगा? इससे अच्छा है कि मैं सीधा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूंगा, या फिर आपके इंडेक्स में या आपके फंड में जो स्टेबली लास्ट 7-8 साल से आपने जो स्टॉक्स होल्ड करके रखे हैं वो इजिली मैं स्टॉक्स की लिस्ट निकाल के उनमें डायरेक्टली मैं गुदा या 5 पैसा जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो उसमें इन्वेस्ट कर लूं। तो ऐसा नहीं करके यहाँ क्यों फंड में इन्वेस्ट करूंगा, राइट? तो ये थोड़ी सी एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं इसे क्वेश्चन करता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं रोलिंग रिटर्न्स के भी हिसाब से आपको दिखाऊं तो रोलिंग रिटर्न्स में आप देखो कि 3 ईयर रिटर्न्स किस तरीके के रहे हैं। तो 3 ईयर्स में आप देखोगे इंडियन रिटर्न्स 14% के आसपास है, और वही कैटेगरी जो है निफ्टी 200 की इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 12.5% है, तो ऑलमोस्ट 1.7% बेटर रिटर्न्स दिए हैं। और वही 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स देख लेते हैं, तो जितना लंबा पीरियड होता है उतना ज्यादा रिलायबल होता है। और ये 2009 से मैं डेट कंपेयर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 13 साल की डेटा है, तो 13 साल की डेटा काफी रिलायबल होती है। और यहाँ पे 15.5% के रिटर्न्स है कंपेयर टू अगर मैं इंडेक्स को देखूं तो 13.5%, तो इंडेक्स से % के आसपास के बेटर रिटर्न्स दिया है इसने। और वहीं अगर मैं 7 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स देखूं ऑलमोस्ट 16% के रिटर्न्स दिए हैं, वही इंडेक्स ने जो है ऑलमोस्ट 12.5%, ऑलमोस्ट 3.5% बेटर रिटर्न्स दिए हैं इंडेक्स से। तो इंडेक्स से तो डेफिनेटली इसने बेटर परफॉर्म किया है, और ये ग्राफ में भी क्लियर जो गैप है वो नजर आ रहा है। बट आप रिसेंट टाइम में चीजें थोड़ी सी चेंज देखोगे, आप देखो ये जो गैप है, ये मीडियन रिटर्न्स जो है ये बेसिकली आपको ओवरऑल डेटा पे मीडियन रिटर्न्स दिखा रहा है, बट ये जो गैप है ये रिसेंट 1 ईयर 1.5 ईयर में है ही नहीं एक्चुअली। और ये जो गैप है ये समवेयर अराउंड प्री पैंडेमिक तक ये गैप जो है ये स्टेबल था, उसके बाद आप देखो लगातार जो है गैप डिक्रीज होता गया, और अब तो ऑलमोस्ट गैप जो है मैप हो गया है। तो उसका रीजन प्राइमरली जैसे मैंने कहा कि इन लोगों ने निफ्टी 200 से मूव होकर निफ्टी 500 में आ गए, और एक नंबर की चीज ये। और निफ्टी 500 जो है थोड़ा सा अनस्टेबल होता है कंपेयर टू निफ्टी 200। तो निफ्टी 200 कैसा रहता है, लार्जर मिड कैप का इंडेक्स होता है, तो वहां पे क्या है कि आपको स्टेबल रिटर्न्स होते हैं। और ऐसा कि पोस्ट पैंडेमिक स्मॉल एंड मिड कैप ने बहुत अच्छी रैली दी, तो ओवरऑल निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है उसने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके वजह से ये जो गैप है ये गैप जो है फिलअप हो गया है। तो ओवरऑल इस फंड ने मुझे लगता है कि बहुत एबनॉर्मली अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, और यहाँ पे इंडेक्स से तो बेटर रिटर्न्स आपको नजर आ रहे हैं स्पेशली बिफोर पैंडेमिक। बट पोस्ट पैंडेमिक की चीजें भी देख लेते हैं, इसको मैं कंपेयर कर देता हूँ पराग पारिक, जो मुझे लगता है फ्लेक्सी कैप के अंदर सबसे अच्छा या वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, या रिलायबल भी लगता है मुझे। मैंने डिटेल लेवल पे उसका फंडामेंटल इसके एनालिसिस में भी इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे पराग पारिक के साथ भी कंपेयर कर लेता हूँ, और ये 5 ईयर्स की डेटा है, 5 ईयर्स एक स्टैंडर्ड पीरियड होता है, तो आप देखोगे 14.5% के रिटर्न्स दिए, और वहीं पराग पारिक ने ऑलमोस्ट 16.31% के रिटर्न्स है। और ये जो गैप है ये आप देखो लगातार ये जो गैप है ये इंक्रीज होता जा रहा है, और ऐसा नहीं कि प्री पैंडेमिक भी जो है अगर आप देखोगे जो पराग पारिक ब्लू कलर से डिनोटेड है, ये प्री पैंडेमिक भी जो है फंड से बेटर परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि दिस इज डेफिनेटली अ डिसेंट फंड। आई वुड नॉट रियली से कि ये एकदम बेकार फंड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और एकदम से बहुत अच्छा फंड है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि एकदम से बहुत अच्छा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग फंड है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अभी और एक चीज देखने की है कि फंड जो है अपसाइड में स्पेशल अल्फा तो जनरेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन डाउन साइड में क्या प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर आप कोविड के दौरान अगर आप देखोगे तो कोविड का बेसिकली जो पैंडेमिक आया था, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुआ था वो ऑलमोस्ट मिड फरवरी से लेके ऑलमोस्ट मार्च एंड तक ये क्रैश हुआ था। तो 23rd मार्च विच वाज बेसिकली द बॉटम ऑफ द मार्केट, वहां तक अगर आप देखोगे निफ्टी का जो 500 इंडेक्स है BSE 500 बोल लो आप -37% के रिटर्न्स थे, -37.36, और वहीं कोटक फ्लेक्सी कैप के जो ड्रॉडाउन थे वो -37, तो कंपैरिजन थे। तो अब जब मार्केट नीचे गया था तब भी आपने स्पेशल कुछ प्रोटेक्शन नहीं दी कस्टमर्स को या इन्वेस्टर्स को। तो जब आप बेटर अल्फा भी जनरेट नहीं कर सकते और ड्रॉडाउन में भी आप प्रोटेक्ट नहीं करते, तो पर्सनली मुझे लगता है कि फिर आप में स्पेशल क्या है, राइट? वो चीज थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क आ जाती है। अब कुछ नेगेटिव चीजें और भी देख लेते हैं जो मुझे लगता है फंड के साथ है। तो ये जैसे मैंने कहा कि ये मोस्टली लार्ज कैप के अंदर एलोकेशन ले रखा है, थोड़ा फंड मैनेजर जो है सेफ खेल रहा है, फंड को ज्यादा
इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा जा रहा है, फंड हाउस के हिसाब से सोचा जा रहा है पर्सनली मुझे लगता है। दूसरी चीज ये है कि स्मॉल कैप में आप एलोकेशन नहीं ले रहे हो। स्मॉल कैप में आप एलोकेशन नहीं लोगे तो एक तो आपको निफ्टी 500 का जो इंडेक्स में आप चेंज किए हो 200 से 500 मूव हुए हो, उस इंडेक्स पे मूव होने का क्या मतलब है। और दूसरा कि आप एक्स्ट्रा अल्फा नहीं जनरेट कर पा रहे तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल नहीं होगा फिर वो। और तीसरा चीज ये है कि पोर्टफोलियो टर्नओवर जो है एयूएम साइज जैसे जैसे बढ़ा तो उसका एक डिसएडवांटेज पोर्टफोलियो टर्नओवर पे भी है। और चौथा जो मुझे लगता है कि पोस्ट पैंडेमिक इसके रिटर्न्स जो है अंडर परफॉर्म करने लगे हैं, एंड दैट इज प्राइमरली बिकॉज स्मॉल एंड मिड कैप की इनकी एलोकेशन जो है स्पेशली स्मॉल कैप की एलोकेशन की नेग्लिजिबल है और मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में, जबकि जब भी इस तरीके के स्मॉल एंड मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस रहेगा वहां पे ये फंड जो है अंडर परफॉर्म जरूर करेगा। तो ओवरऑल एज अ कंक्लूजन मैं कोटक फ्लेक्सी कैप फंड को स्किप करूंगा और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर इवन मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर काफी सारे बेटर फंड्स मुझे लगते हैं। और अगर आप जानना चाहते हो कि सबसे अच्छे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड कौन से तो आप सर्च कर सकते हो रेनबिस स्पेस बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड या टॉप फ्लेक्सी कैप फंड या टॉप मल्टी कैप फंड या बेस्ट मल्टी कैप फंड, तो आपको हमारे वो डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे मैंने मल्टी कैप कैटेगरी के और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है या कंसिस्टेंट फंड्स है उसका डिटेल लेवल पे एनालिसिस किया। आप चाहो तो वो चेक कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सा पर्टिकुलर फंड है जिसको आप चाहते हो मैं डिटेल लेवल पे कवर करूं, क्योंकि आने वाले सीरीज में इस तरीके के डिटेल्ड फंड के एनालिसिस है ये मैं और ज्यादा से ज्यादा लाता रहूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।